Hello everyone, welcome back to our channel Alpha Doctors, and today we are going to start pathology of the GI system intestine. So intestine that we are going to study today the topics that are malabsorption syndromes. तो malabsorption syndromes में हमारे पास celiac disease, lactose intolerance, pancreatic insufficiency, वेपल्स डिजीज़ एंड ट्रॉपिकल स्पिरिको ये डिजीज़ कॉमन है। तो अब हम इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले malabsorption syndromes होते क्या हैं? दीज आर द syndromes that cause diarrhea, steatorrhea, वेट लॉस, वीकनेस, विटामिन्स एंड मिनरल डिफिशिएंसीज। मतलब कि अगर आप खाना खा रहे हैं और वो खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। वो सारे सिम्टम्स हम काउंट करते हैं मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में। तो इसमें जो सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इट इज़ द सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि इसमें टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो इट्स जस्ट बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का रिवीजन कि हमारे पास 4 किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी होती है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। सो द टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी इज द हाइपरसेंसिटिविटी जिसमें टी सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो सीलिएक डिजीज में भी टी सेल्स कॉजेज ऑटो इम्यून रिएक्शन, इस वजह से इसको हम टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। सो सीलिएक डिजीज बेसिकली होती क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्लूटिव सेंसिटिव एंटेरोपैथी। मतलब कि एक ऑटोइम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म होता है जो कि एक प्रोटीन के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है। दैट प्रोटीन इज द ग्लाइडिन प्रोटीन, और यू कैन से ग्लूटेन प्रोटीन। तो एक प्रोटीन होती है ग्लाइडिन या फिर ग्लूटेन के नाम से, जो कि पाई जाती है वीट में, बार्ले में, राय में। तो ये वीट, बार्ले, ओट्स एंड राय, ये जो 4 चीज़ें हैं, इनमें एक प्रोटीन होती है डेट इज़ नोन एज द ग्लूटेन, और ग्लूटेन के अंदर मौजूद होता है ग्लाइडिन। तो जब भी बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में आती है, वो इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट कर देती है और एक ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसकी जेनेटिक एसोसिएशन होती है विद HLA-DQ2 जीन एंड HLA-DQ8 जीन, और ये ज़्यादा कॉमन होता है यूरोपियन डिसेंट के इंडिविजुअल्स में। तो इट प्राइमरीली अफेक्ट्स डिस्टल ड्यूडिनम या फिर प्रोक्सिमल जूजिनम, और इसकी वजह से जो खाना है, हमें पता है कि जूजिनम, ड्यूडिनम एंड इलियम, यहाँ पे विलाय मौजूद होते हैं, और वो विलाय जो हैं, जो भी गैस्ट्रो कंटेंट आता है, उस गैस्ट्रो कंटेंट में से न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिसॉल्व करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब ड्यूडिनम और जूजिनम में टी सेल की इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, कोई भी खाना जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मेल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स आएंगे। सेकेंड थिंग इज डेट के जो फैट होता है, वो फैट भी वहीं से विलाय की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो जब फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो स्टूल्स को एक बल्की कैरेक्टरिस्टिक देगा। जो स्टूल्स होंगे वो ग्रीसी होंगे, वो इजीली फ्लश आउट नहीं होंगे, और वो जो है वो फैटी स्टूल्स कहलाते हैं। उन फैटी स्टूल्स को हम स्टेटोरिया भी बोलते हैं। सो द कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीलिएक डिजीज इज द मेल एब्जॉर्प्शन एंड द स्टेटोरिया। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट सिंपल, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा था अगेंस्ट ग्लूटेन, तो अगर हम ग्लूटेन फ्री डाइट दे दें तो इट विल टर्मिनेट द डिजीज़, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो इस सीलिएक डिजीज़ जो है, हमने पढ़ा कि इट इज़ एसोसिएटेड, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। सो ऑटो इम्यून डिजीज़ में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो इसमें भी कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। These antibodies are IgA एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामीज एंटीबॉडीज, जिनको हम IgA TTG एंटीबॉडीज बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडीज डेट आर फाउंड आर द एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज एंड एंटी डीअमाइडेटेड ग्लाइडन पेप्टाइड एंटीबॉडीज। So the most common are the IgA TTG gene, so मतलब TTG transglutaminase and anti-endomysial, these are the most common antibodies that are found in celiac disease। उसके अलावा कभी कभी एंटी डीअमाइडेटेड ग्लाइडन पेप्टाइड एंटीबॉडीज भी मिलती हैं। हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? क्योंकि विलाय के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, तो विलस एट्रोफी होगी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होगा, एंड लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, तो इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। सीलिएक डिजीज के साथ एक और 10% ऑफ केसेस में एक और डिजीज एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस बोलते हैं। डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस इज बेसिकली स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सीलिएक डिजीज, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं स्किन के खिलाफ, और वहाँ पे जो है एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इची रेश बन जाते हैं। उस इची रेश को इट इज़ वेजिकुलर इन टाइप, वेजिकुलर हम डर्मा में पढ़ेंगे कि वेजिकुलर इन टाइप क्या होता है। बट फॉर यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि सीलिएक डिजीज के साथ एक स्किन मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डर्मेटाइटिस हर्पिटिफॉर्मिस बोलते हैं। Then moving on to our next topic, that is the lactose intolerance. So lactose intolerance is basically due to
लैक्टोज डेफिशिएंसी। लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। मतलब कि लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो अब हमारी जो बॉडी है वो लैक्टोज को मतलब डायपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो जो है वो पहले मोनोपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो एंजाइम लैक्टोज पे काम कर रहा होता है इट इज़ लैक्टेज। तो अगर लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो लैक्टोज जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिसकी वजह से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, गैलेक्टोज भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इट विल अगेन कोज मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। हालांकि इसमें कोई भी ऑटो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी टी सेल बी सेल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, जिस वजह से इसमें जो विलाय होंगे वो नॉर्मली अपीयर होंगे। लेकिन जब भी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे विलाय की हमें थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलेंगे इन्फ्लामेशन वाले। तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, इसमें सिम्टम्स ये आएंगे कि अब आप सपोज करें दिस इज द ईसोफेगस, दिस इज द स्टमक, उसके बाद ड्यूडिनम, जुजिनम एंड इलियम। तो जब भी अब दूध यहाँ से आ रहा है तो ये जब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पे उसकी कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, तो इट विल कॉज अ ऑस्मोटिक लोड। जब भी ऑस्मोटिक लोड करेगा तो ये वाटर को अपने साथ खींचेगा, जिसकी वजह से पर्सन विल डेवलप ऑस्मोटिक डायरिया। एंड लैक्टोज जो है वो जब इंटेस्टाइन से पास होगा तो वहाँ पे कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उस पर एक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देंगे एक एसिडिक कंटेंट में, जिसकी वजह से जो पीएच होगी स्टूल की वो कम होगी, क्योंकि वहाँ पे कोलोनिक बैक्टीरिया जो हैं वो लैक्टोज को फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो व्हाट विल बी द साइंस एंड सिम्टम्स, ऑस्मोटिक डायरिया विथ लो स्टूल पीएच। तो लो स्टूल पीएच क्यों होगी, क्योंकि कोलोनिक बैक्टीरिया जो हैं वो लैक्टोज की फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। And how do you diagnose the lactose intolerance? So lactose intolerance is diagnosed via lactose hydrogen breath test। मतलब कि जब भी लैक्टोज की इंटॉलरेंस होगी तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, वो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट करके हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं एज अ गैस, मतलब गैशियस स्टेट में। तभी तो जो है वो स्टूल की पीएच भी कम हो रही थी। तो उस हाइड्रोजन को जब हम ब्रेथ टेस्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सो दिस विल सजेस्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस। हाउ विल यू ट्रीट द लैक्टोज इंटॉलरेंस? लैक्टोज इंटॉलरेंस की सिंपल ट्रीटमेंट है, आप जैसे सीलिएक डिजीज में ग्लूटेन को रोक दिया तो सीलिएक डिजीज की ट्रीटमेंट हो गई, इसी तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर आप लैक्टोज की इंटेक को बंद कर दें तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी विद टाइम ठीक हो जाती है। देन वी हैव द पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी मतलब कि जो पैंक्रियास के एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियास के एंजाइम्स या तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं या तो एंजाइम्स जो है वो रिलीज नहीं होते। इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, लेकिन कुछ क्रोनिक कंडीशन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड कैंसर कैन आल्सो कॉज पैंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। अब पेनक्रियास जो है उसके जो एंजाइम्स हैं वो हेल्प करवाते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जब पेनक्रियास के एंजाइम्स नहीं होंगे तो विटामिन्स एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के इज द मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो ये 5 विटामिन्स यू नीड टू रिमेंबर कि पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हाउ विल यू डायग्नोज पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी? पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी इज डायग्नोज्ड बाय डिक्रीज ड्यूडिनल बाइकार्बोनेट, मतलब कि एसिडिक पीएच अगेन एंड डिक्रीज इन फीकल इलास्टेज, क्योंकि पेनक्रियास जो है वो बाइकार्बोनेट को भी सिक्रेट करता है एंड इलास्टेज को भी सिक्रेट करता है। तो जब इन दोनों की अमाउंट कम हो जाएगी विद इन द स्टूल्स तो हमें पता लग जाएगा कि पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है। उसके अलावा इसके कुछ डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल सीटी हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, ERCP, MRCP एटसेट्रा। Then moving on to tropical sprue. So tropical sprue is a disease that is सेम टू सेम है celiac डिजीज, मतलब कि दोनों के फीचर्स जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल स्प्रू जो है वो कॉमन होता है इन द इस ट्रॉपिकल कंट्रीज, मतलब कि वहाँ पे इसका कोई भी डेफिनेटिव कोज मालूम नहीं होता और इसमें सेम टू सेम celiac डिजीज वाले सिम्टम्स डेवलप होते हैं। लेकिन जैसे ही जो बंदा है वो एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट करता है एंड वो अपने ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट से मूव आउट कर जाता है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाते हैं। सो दिस वाज द ट्रॉपिकल स्प्रू। And now moving on to our last topic, that is the Whipple's disease. Whipple's disease is caused by an organism that is known as the Tropharema whippleyi, जो कि एक इंट्रासेलुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। It is a pass positive bacteria and it form macrophages in the intestinal lamina propria, मतलब एंडोस्कोपी में क्या मिलेगा, intestinal lamina propria में formy macrophages मिलेंगे।
एंड इनलार्जमेंट मिलेगी मेसेंटेरिक नोड्स की। इसके बाकी सारे भी सिम्टम्स होते हैं सच एज कार्डियक सिम्टम्स करवा सकता है, जॉइंट पेन करवाता है, एंड न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स फॉर एग्जांपल कन्वर्जन्स हो गए, सीजर्स हो गए, एंड अदर साइकोटिक फीचर्स आर कॉमन विद विपल्स डिजीज। व्हाट विल द कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स इन द बॉडी, डायरिया एंड स्टेटोरिया जो है वो बहुत लेट होते हैं, लेकिन इसके जॉइंट पेन, अपना कार्डियक सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स एंड जीआई सिम्टम्स, अगर आप इन चारों को कॉम्बिनेशन में ला दें तो इट विल रिजल्ट इन विपल्स डिजीज एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द ओल्डर पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, वो इतना काउंटर अटैक नहीं कर पाता है इतने अच्छे से। हाउ विल यू डायग्नोस द विपल्स डिजीज? विपल्स डिजीज जो है उसके डायग्नोसिस होती है थ्रू पास पॉजिटिव फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन द कल्चर, और उसके अलावा आप जो है इसको एंडोस्कोपी भी डायग्नोज कर सकते हैं। व्हाट्स द ट्रीटमेंट ऑफ विपल्स डिजीज? विपल्स डिजीज की ट्रीटमेंट इज द एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया कोज करवा रहा है। सो सेफ्ट्रैक्सोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक फॉर द विपल्स डिजीज. So this was all about the malabsorption syndromes, and in our next sessions we are going to study other topics of the small intestine. If you have any confusion you can ask it in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.